इस शैक्षिक सेशन में स्वागत है। आज इतिहास के छात्रों के रूप में हम एक ऐसी महान शक्ति का अध्ययन करने वाले हैं जिसने प्राचीन भारत का नक्शा पूरी तरह से बदल कर रख दिया, यानी मौर्यन साम्राज्य का उदय। हमारा मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि किस तरह रणनीतिक गठबंधनों, कठोर सैन्य प्रशासन और एक मजबूत शासन व्यवस्था के दम पर एक छोटे से क्षेत्र से उठकर इस साम्राज्य ने पूरे उपमहाद्वीप पर अपना दबदबा बनाया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का ये सिलेबस 6 अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा गया है। नंदशास का पतन, साम्राज्य के निर्माताओं की रणनीति, कूटनीतिक गठबंधन, मौर्यास का विशाल सैन्य तंत्र, उनकी गहरी जासूसी व्यवस्था और आखिर में अखंड भारत की विरासत। आगे बढ़ने से पहले भौगोलिक रूप से इस साम्राज्य की विशालता को समझना बेहद जरूरी है। जमीन पर इसका फैलाव देखें तो ये आधुनिक अफगानिस्तान से शुरू होकर नीचे डेक्कन के पठार तक फैला हुआ था। गंगा के मैदानों से लेकर उत्तर पश्चिम के हिंदुकुश पर्वतों तक का ये आकार सच में हैरान करने वाला है। इतिहास में पहली बार किसी एक केंद्रीकृत शक्ति ने इतने विशाल और बिखरे हुए क्षेत्रों को एक मिलिट्री और पॉलिटिकल सूत्र में पिरोया था। तो चलिए अपने पहले मॉड्यूल से इसकी शुरुआत करते हैं। नंदा वंश का पतन। 4वीं शताब्दी बीसीई का दौर, ये भारतीय उपमहाद्वीप के लिए घोर भू-राजनीतिक संकट और बदलाव का समय था। एक तरफ सत्ता में नंदा राजवंश था, जिसका नेतृत्व धनानंदा के हाथों में था। उनके पास बेहिसाब दौलत और एक बड़ी सेना तो थी, लेकिन अपने अत्याचारी और भारी टैक्स सिस्टम के कारण जनता उनसे बिल्कुल परेशान और नाराज थी। दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम से सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की वापसी ने अचानक से एक बहुत बड़ा शक्ति शून्य या एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया था। और जहां पावर वैक्यूम होता है, वहां एक नए शासक के लिए दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। और ये बदलाव इतनी तेजी से हुआ कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। 326 बीसीई में सिकंदर का आक्रमण और वापसी होती है, और ठीक उसके कुछ सालों बाद 321 बीसीई में नंदा वंश को हरा दिया जाता है। फिर मात्र एक दशक से थोड़े अधिक समय में 305 बीसीई आते आते ग्रीक सत्राप्स के साथ संधि करके सब कुछ नियंत्रण में ले लिया जाता है। एक विशाल साम्राज्य कितनी तेजी से खड़ा हो सकता है, ये उसका एक सटीक उदाहरण है। अब बढ़ते हैं दूसरे मॉड्यूल की तरफ। इस साम्राज्य के निर्माता। किसी भी नए साम्राज्य को विशाल बनाने के लिए एक बेहद दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए होता है, और यहाँ ये नेतृत्व 2 लोगों ने मिलकर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य। चंद्रगुप्त की शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर प्राचीन स्रोतों में आज भी काफी बहस होती है, लेकिन एक बात तय है, उन्होंने क्षेत्रीय असंतोष का बहुत शतीरतापूर्वक फायदा उठाया, और इस सब में उनके राजनीतिक सलाहकार चाणक्य की रणनीति उनकी सबसे बड़ी तलवार थी। इन दोनों के गठबंधन ने ही उस विशाल नंदा साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका। चाणक्य का प्रभाव कितना गहरा था, इसका प्रमाण उनकी महान रचना अर्थशास्त्र में मिलता है। ये बस एक ग्रंथ नहीं, बल्कि इस नए स्टेटक्राफ्ट का एक अनिवार्य ब्लूप्रिंट था। इसमें बहुत सख्त लहजे में समझाया गया था कि कठोर प्रशासन कैसे चलाया जाता है। इसके अनुसार राजा ही शक्ति का एकमात्र स्रोत है, और सामाजिक व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे बड़ा स्तंभ भी वही है। हमारा तीसरा मॉड्यूल हमारे मुख्य विषय पर फोकस करता है, रणनीतिक कूटनीतिक गठबंधन। युद्ध जीतना एक बात है, लेकिन साम्राज्य का विस्तार सिर्फ तलवारों से नहीं होता। मौर्यन कूटनीति इसका बेहतरीन उदाहरण है। 305 बीसीई में अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ सैन्य टकराव के बाद एक ऐसी संधि हुई जिसे सच में एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। इस संधि से मौर्य साम्राज्य को काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्र मिल गए। सीमाएं अब सीधे हिंदुकुश की प्राकृतिक रक्षा तक पहुंच चुकी थीं, और उसके बदले में सेल्यूकस को क्या दिया गया? 500 युद्ध हाथियों का एक बेड़ा, एक बेहतरीन कूटनीतिक लेनदेन जिसने भविष्य के दुश्मनों को भी शांत कर दिया। और बात सिर्फ जमीन के आदान प्रदान तक सीमित नहीं रही। इस संधि को एक वैवाहिक गठबंधन से और पक्का किया गया। साथ ही मौर्य दरबार में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज की आमद हुई। मेगास्थनीज का आना इतिहास के छात्रों के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि उनकी लिखी हुई इंडिका आज भी हमें उस समय के शहरी प्रशासन और रहन सहन की ऐसी जानकारी देती है जो अन्यथा हमेशा के लिए खो जाती। यहाँ से हम अपने चौथे और सबसे रोचक मॉड्यूल में आते हैं, मौर्य सैन्य तंत्र।
संध्याएं सीमाओं को आकार जरूर देती है, लेकिन उनकी रक्षा हमेशा एक शक्तिशाली सेना करती है। और वो सेना कितनी बड़ी थी? 6 लाख सैनिक। ये आंकड़ा ध्यान देने लायक है। प्लिनी और मेगास्थनीज दोनों ये मानते हैं कि चंद्रगुप्त की इन्फेंट्री यानी पैदल सेना में 6 लाख लोग थे। इसके अतिरिक्त 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। उस युग में एक ऐसी स्टैंडिंग आर्मी को बनाए रखना, उसे खिलाना और हथियार देना, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। इतने विशाल सैन्य बल को आखिर नियंत्रित कैसे किया जाता था? इसके लिए एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी काम करता था। सेना को 30 सदस्यों के एक बोर्ड द्वारा चलाया जाता था, जो 6 अलग अलग समितियों में विभाजित था। हर समिति का एक विशिष्ट काम था। नेवी, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजंस, इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स और एलिफेंट्स। सेनापति की कमान के नीचे ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट व्यवस्था थी जो लॉजिस्टिक्स और ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की चूक नहीं होने देती थी। नौकाशाही का इस स्टार का मिलाप, जहां सेना पर प्रशासनिक अनुशासन का पूरा दबदबा था, बिल्कुल अभूतपूर्व था। सैनिकों और अधिकारियों को नियमित रूप से नगद यानी कैश में सैलरी दी जाती थी। यही स्ट्रिक्ट आर्थिक और सैन्य नियंत्रण ही मौर्यन शक्ति की असली रीढ़ की हड्डी थी। अब आते हैं 5वें मॉड्यूल पर, जासूसी और आंतरिक प्रशासन। किसी भी विशाल साम्राज्य को सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, आंतरिक बगावतों से भी खतरा होता है। इसीलिए एक गहन इंटरनल सिक्योरिटी अपैरेटस बनाया गया। अर्थशास्त्र इसे राजा की आंखें बताता है। ये एक जटिल जासूसी नेटवर्क था जिसमें 2 तरह के एजेंट्स थे। पहले थे संस्था, जो बाजारों और मंदिरों में स्थायी रूप से बैठे रहते थे। दूसरे थे संचारी यानी घुमंतू एजेंट्स, जो साधुओं या छात्रों का रूप धारण करके पूरे साम्राज्य में विचरण करते थे। इनका मुख्य काम था ब्यूरोक्रेट्स की वफादारी और आम जनता के मूड पर पल पल नजर रखना। जासूसी के अलावा सिविलियन गवर्नेंस या नागरिक शासन भी उतना ही सख्त और सिस्टमैटिक था। केंद्र में मंत्री परिषद के अधीन 18 तीर्थाज होते थे, जो सबसे उच्च अधिकारी माने जाते थे, और उनके नीचे होते थे 27 अध्यक्षास या सुपरिंटेंडेंट्स। चाहे खेती हो, स्थानीय न्याय प्रणाली हो या फिर खदानें और व्यापार, हर एक छोटी बड़ी चीज इन्हीं ऑफिशियल्स के सख्त नियंत्रण में होती थी। ग्रीक इतिहासकारों की किताबें इस हाईली ऑर्गेनाइज्ड और लेकिन बेहद कठोर प्रशासन पर सीधे मोहर लगाती हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि उन दिनों में पूरे साम्राज्य में समान कानून और अदालतें स्थापित की गई थीं। इतने बड़े भूभाग पर एक ही नियम और एक ही न्याय प्रणाली लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। और यही चर्चा हमें हमारे छठे और अंतिम मॉड्यूल तक ले आती है, अखंड भारत की विरासत। जो प्रशासनिक फ्रेमवर्क चंद्रगुप्त ने खड़ा किया था, वो उनके जाने के बाद भी कायम रहा। एक तरह से इसने चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत को हकीकत में साबित कर दिया। ये सिद्धांत सिखाता है कि एक स्टेट तभी ठीक से काम करता है जब उसके 7 अंग, राजा, मंत्री, जनता, उसके किले, खजाना, सेना और उसके मित्र एकदम परफेक्ट यूनिसन में एक दूसरे का साथ देते हुए काम करें। हालांकि इतिहास गवाह है कि चंद्रगुप्त ने आगे चलकर जैन सन्यासी बनने के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया था, लेकिन जो मजबूत ब्यूरोक्रेटिक और सैन्य मशीनरी वो पीछे छोड़ गए थे, उसने भारी प्रभाव डाला। उसी मशीनरी के दम पर उनके पोते अशोका एक उससे भी बड़े और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए एम्पायर पर शासन करने में सफल रहे। जैसे जैसे हम इस शैक्षिक विश्लेषण को समाप्त करते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। यह सोचने वाली बात है कि क्या इस पैमाने का एक केंद्रीकृत शासन बिना उस जबरदस्त सैन्य ताकत और हर जगह फैले जासूसी नेटवर्क के कभी एकजुट रह पाता? एक इतिहास के छात्र के रूप में इस बात का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना हमारी जिम्मेदारी है कि उस दौर का राजनीतिक एकीकरण क्या महान सांस्कृतिक मिलन का नतीजा था, या फिर उन बेहद शानदार पर थोड़ी निर्मम रणनीतियों और मिलिट्री गवर्नेंस का अनिवार्य परिणाम था? इस मुद्दे पर विचार जरूर कीजिए। इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।